नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एक बार उन्हें स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, इसकी SI यूनिट कूलम होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, करंट क्या होता है? करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। फॉर्मूले भी देख लीजिए। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE, जिसमें N हमारा 1 2 3 टू इंफिनिटी वेरी करता है और जो E रहता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दैट इज 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करंट का हमारा जो फॉर्मूला था वो था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने जो एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ ने जो हमें बताया था वो ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब भी करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? उसके अक्रॉस जितने भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं उनके। मतलब जितनी बड़ी हमारी बैटरी होगी उतना ही पावरफुल हमारे पास करंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओम्स लॉ से हमें क्या फॉर्मूले मिले थे? ओम्स लॉ से हमें मिला था V इज इक्वल्स टू IR। दूसरा फॉर्मूला जो हमें मिला था वो मिला था I इज इक्वल्स टू V बाय R। और थर्ड फॉर्मूला हमें मिला था R इज इक्वल्स टू V बाय I। चलिए, ये हमारा दोस्तों लास्ट जो हमने पढ़ा है अभी तक 3 वीडियोस में उसका रिकैप था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बाद आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और यहाँ पर आज हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें रजिस्टर इन पैरेलल के बारे में? आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी है, एक हमने की का यूज किया है। ठीक है, इस बैटरी की वजह से एक I करंट है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, प्लस यहाँ पर 3 रजिस्टर्स का यूज किया हुआ है R1, R2 और R3, है ना दोस्तों। कैसे? सबसे पहले हम पता कैसे करें कि पैरेलल में ऐड है? यहाँ से देखो, जो भी टोटल करंट I आ रहा है वो यहाँ से 3 रास्तों में डिवाइड हो रहा है और वापस यहाँ से 3 रास्तों से सम अप होके टोटल जो I करंट है वो वापस मेरे पोटेंशियल डिफरेंस के पास आ जाएगा, बैटरी के पास आ जाएगा। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट अलग अलग वेज में डिवाइड होता हो वो जो कॉम्बिनेशन कहलाता है। कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल सा कि when 2 or more than 2 resistors are added ends to end from a single fixed point। मतलब कि एक सिंगल फिक्स्ड पॉइंट से जब रजिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका भाई ये कॉमन पॉइंट है, R1 के लिए भी कॉमन पॉइंट है, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। सेम यहाँ पर R1 के लिए कॉमन पॉइंट है, R2 के लिए कॉमन पॉइंट है और R3 के लिए कॉमन पॉइंट है। तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है? ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है? नॉर्मल सा देखिए, एक जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है आपने V, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है? V। उस V की वजह से लेट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V एक करंट इंड्यूस हो जाता है I1 इन R1, ठीक है, I2 इन R2 एंड I3 इन R3। ठीक है, इन R3। ये हो गया। मैंने क्या बोला आपसे? इस V की वजह से R1 में से जो करंट पास हुआ वो I1 था, ठीक है, R2 में से जो करंट पास हुआ वो I2 था और R3 में से जो करंट पास हुआ वो I3 था। इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूं टोटल करंट इन सर्किट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो क्या मैं टोटल करंट को कैपिटल I से डिनोट करता हूं? तो कैपिटल I की वैल्यू मेरी क्या होगी? कैपिटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में बात करूं, बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है? ओम्स लॉ ने मुझे बताया सिंस V इज इक्वल्स टू IR होता है तो I की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? V बाय R। ये मेरे ओम्स लॉ से मुझे पहले से पता हुआ था। ठीक है, इसका मतलब I की वैल्यू हो गई कैपिटल V अपॉन R। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या होगी? V तो मेरा कांस्टेंट है, V मेरा चेंज नहीं होगा, R1 R2 R3 मेरे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R1 प्लस I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R2 प्लस I3 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R3। इसका मतलब V बाय R इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
प्लस 1/R3। ठीक है, इस v से इस v को अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास पैरेलल रजिस्टर्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ जाता है जो कि बराबर होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम पैरेलल रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमें v को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। देखिए v सब जगह सेम चल रहा है, यहाँ से हमने कॉमन v को बाहर निकाला, 1/R1 R2 R3 कॉमन बच गया, v से v को कैंसिल किया और जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया वो फॉर्मूला आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसी को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है इसी को हम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सीरीज के बारे में करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करी हैं, जैसे R1 की जगह मैंने 10 ओम पुट किया है, R2 की जगह 6 ओम पुट किया है और R3 की जगह 5 ओम पुट किया है, प्लस यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 30 वोल्ट रखी है। ठीक है, तो इसको सेम फॉर्मूले से हमें अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला था मेरे पास कि 1/R इक्विवेलेंट या 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R टोटल की वैल्यू जो आएगी 1/R1 मतलब R1 में मान लेता हूँ 1/10, दूसरा मैं मानता हूँ 1/R2 मतलब कि 6 प्लस 1/5। ठीक है, तो 10 6 और 5 का एलसीएम 5 6 30, 10 3 30, तो यहाँ पे मेरे पास 30 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 10 3 प्लस 6 5 और 5 6, टोटल मेरे पास बनता है 14/30। ये किसकी वैल्यू है, ये 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल की वैल्यू है। ठीक है, मुझे सिर्फ R टोटल की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 14/30 आ रही है। ठीक है, एंड इसको अगर मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30/14 ओम। ये मेरे इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया मेरे पास, कितना आ गया 30/14 ओम। अगर मुझे इसकी करंट की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, बाय ओम्स लॉ हमें पता है। ठीक है, R की वैल्यू हमें पता चल गई कि इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है 30/14 ओम। V की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 30 वोल्ट रख दो, 30 वोल्ट इज इक्वल्स टू I इंटू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/14, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू 14/30 इज इक्वल्स टू I, 30 से 30 कैंसिल, I की वैल्यू आ जाएगी 14 एम्पियर। चलिए ये हो गया। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए ऐसे। जो अब हमारा टॉपिक आने वाला है वो है रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, डायग्राम आपके पास है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें से एक I करंट फ्लो हो रहा है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने पैरेलल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है कि भाई उसमें कांस्टेंट होता है वोल्टेज। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सीरीज के बारे में बात करोगे इसमें आपको कांस्टेंट मिलेगा करंट, इसमें वोल्टेज वेरी करेगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि जो हमारे टाइम पे पहले के जमाने में जो घर होते थे उसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी के सारे बल्ब भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट रहता था वो रहता था सीरीज। आज जो हम घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अरेंजमेंट देखते हैं वो अरेंजमेंट हमारा पैरेलल रहता है कि अगर एक कोई यूनिट काम करना बंद कर देती है तो बाकी सारी यूनिट के फंक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल डेफिनेशन है, आप कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू resistors are connected end to end with each other then it is called सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें विद अ कॉमन पॉइंट था, पैरेलल में जब हमने पढ़ा था तो इसमें एक कॉमन पॉइंट था, यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं है। जब एक रजिस्टर का एंड खत्म होगा तब वहां से दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग चालू होगा, फिर जब दूसरे रजिस्टर का एंड खत्म होगा उसके बाद तीसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग चालू हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा करंट कांस्टेंट है तो हम मान लेते हैं कि V1 V2 V3 जो तीन पोटेंशियल डिफरेंस है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बनता है V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अच्छा बाय ओम्स लॉ हमें फिर से पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू IR2 हो जाएगा। बस उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1
प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2 प्लस V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। ठीक है। अच्छा V की वैल्यू भी हम IR लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IR इक्वल्स टू I टोटल I कॉमन ले लीजिए, यहाँ से मेरे पास बचेगा IR1 प्लस IR2 प्लस R3। चलिए ये जो R है ये R टोटल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। I से I कैंसिल कर देंगे, R इक्विवेलेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं R1 की वैल्यू यहाँ पर 5 ओम है, R2 की वैल्यू यहाँ पर 6 ओम है और R3 की वैल्यू 10 ओम है, जैसा हमने लास्ट वाले में किया था। लास्ट वाले पैरेलल में जो हमारा आंसर आया था वो कितना आया था, 30/14 ओम आया था, जो कि एक मिनिमम रेजिस्टेंस है। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 2.2 के अराउंड आएगा। ठीक है, 2.1 के अराउंड आएगा, 17 ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीरीज के बारे में बात करूं तो सीरीज में क्या होगा, R1 R2 R3 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब 5 और 6 इन तीनों को ऐड कर दिया। जैसे ही इन तीनों को ऐड किया तो ये कितना बना, 6 5 11 और 10 21 ओम। ठीक है, मतलब आप एक अच्छा डिफरेंस देख पा रहे हैं यहाँ पर 2.17 और यहाँ पर 21 ओम जब मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो आप उन्हें सीरीज में अप्लाई करिए, जब आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो आप उन्हें पैरेलल में अप्लाई करिए। अब क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, आपसे क्या बोलेगा कि व्हाट इज द नेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 रजिस्टर्स हैविंग 5 ओम वैल्यू। मतलब कि 5 ओम वैल्यू वाले 5 रेजिस्टेंस है मेरे पास, उनकी नेट इफेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे बता पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, उन्हें सीरीज में ऐड करना है, और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें उन्हें पैरेलल में ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उन्हें सीरीज में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। ठीक है, मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, ये आपका डेरिवेशन अलग है। तो यहां से मेरे पास सब जगह पे मुझे कितनी वैल्यू पुट करनी है, 5 5 5 5, तो 5 5 5 और 5 और 5, मतलब टोटल ही कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 ओम हो जाएगा R इफेक्टिव। ठीक है, वहीं अगर मैं पैरेलल की बात करूंगी तो वो कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 एंड अगेन 1/5। एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर से प्लस होगा 1 प्लस 2 3 4 एंड 5, तो 5/5 ये कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये मेरा पैरेलल का है और ये मेरा सीरीज का है। आप यहां से देख सकते हैं कि नेट इफेक्टिव मिनिमम कितना आया मेरा, 1 ओम आया, और नेट इफेक्टिव मैक्सिमम कितना आया मेरा, 25 ओम आया। तो ऐसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये डेरिवेशन आप कर लीजिए। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरल यूजेस की बात है, जब हम मोबाइल को ज्यादा देर तक चार्ज करते रहते हैं या फिर किसी भी अप्लायंस को बहुत टाइम तक यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, द रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, तो उसको सिंपल सा हमने डिफाइन किया, हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिंपल सा क्या बोलना है कि जब भी किसी सर्किट में से, किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ने भी बस इनके फैक्टर्स दिए कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी हीट एनर्जी। तो उन्होंने बताया कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट, 3 पॉइंट्स दिए उन्होंने, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट, सबसे पहले उन्होंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के बराबर। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं सीधा साइन बनाते जा रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और तीसरा उन्होंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। मतलब ऐसे जैसे हमने मोबाइल चार्ज पे लगाया, चार्जर ऑन किया, फट से बंद कर दिया, क्या चार्जर हीट अप होगा, नहीं। लेकिन अगर मैं उसको 2 या 3 घंटे यूज करूंगा तो उसके चार्जर हीट अप हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम पर भी वेरी करेगा। रेजिस्टेंस,
अगर एक नाइक्रोम वायर और एक कॉपर या सिल्वर वायर है तो कॉपर वायर कम हीट अप होगा, नाइक्रोम वायर ज्यादा हीट अप हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और तीसरा, स्क्वायर ऑफ करंट, जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ज्यादा करंट है तो ज्यादा हीट अप होगा, कम करंट है तो कम हीट होगा। ठीक है, तो इन तीनों से उन्होंने बनाया कि भाई टोटल हीट जो डिपेंड करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आई स्क्वायर के इंटू आर के इंटू टी के। ठीक है, तो यहां से उन्होंने एक फॉर्मूला दिया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहां से आप निकाल सकते हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है और टाइम दे रखा है मुझे मान लो 5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं H इक्वल्स टू क्या, आई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर की वैल्यू 10 और 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 200 जूल। हीट की वैल्यू बेटा, हीट एक एनर्जी और एनर्जी या वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो टोटल इस सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 200 जूल होगी। एक और बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ने क्या कहा कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट, आपको नोट्स बनाने सिंपल लिख लीजिए, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा उन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और तीसरा उन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तीनों को कंबाइन करके बाय 1, 2 एंड 3 मैं सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब बचा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर क्या होता है भाई, किसी भी सर्किट का जो पावर होगा वो उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके बराबर होता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो सर्किट की क्या कहलाएगा, या जो भी अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उसके क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। अच्छा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं वहां से W का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मेरे पास W का फॉर्मूला बनता है V इंटू Q। ठीक है, तो अगर मैं पावर का दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं VQ अपॉन T। ये मेरे पास पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर Q अपॉन T, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है भाई, ये मेरे को किसी ने कहा कि भैया ये करंट का फॉर्मूला है, तो Q अपॉन T को मैं लिख सकता हूँ I, तो P इज इक्वल्स टू VI हो गया, है ना। उसके बाद जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ा था तो मैंने देखा था V इज इक्वल्स टू IR होता है। ये मेरे दो फॉर्मूले और कंप्लीट हो गए। और आगे बढ़ते हैं, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर मैं V की जगह IR पुट कर देता हूं तो P की वैल्यू बन जाती है I इंटू आर इंटू आई, इसका मतलब है आई स्क्वायर आर। तो ये मेरा P का तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ से ही बात करूं तो मैं I की वैल्यू बना सकता हूं V बाय आर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर I की वैल्यू पुट करता हूं तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू आई, मतलब कि V बाय आर, तो ये वैल्यू बन जाएगी V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर के कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, सबसे पहला जो यूजुअल फॉर्मूला है वो हमारा वर्क अपॉन टाइम हो गया, दूसरा वर्क को हमने V इंटू क्यू लिखा, तीसरा Q अपॉन T को हमने I लिखा तो P इज इक्वल्स टू VI हो गया, चौथा फॉर्मूला हमारा बना P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पांचवा फॉर्मूला हमारा बना P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, आई स्क्वायर आर टी, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, यहाँ पे जो आई स्क्वायर आर है, क्या वो यही आई स्क्वायर आर है, तो मैं हीट का एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, पावर इनटू टाइम इज नोन एज हीट एनर्जी। कितनी उस अप्लायंस की पावर है और कितनी देर तक उसको यूज किया जा रहा है, ये उसकी किस पे डिपेंड कर जाएगा, पावर पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, ये इतने सारे फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम और क्या बता सकते हैं इसमें, यहाँ पर यही सारी चीजें। इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट जो दिया रहता है वो कभी कभी सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि हो गया फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। जब भी इसमें से एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट जैसे ही ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो ये जो वायर है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और ये सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है। ठीक है, जो फ्यूज रहता है, फ्यूज वायर जो होता है वो सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है और हमारे डैमेज होने से बचा लेता है। तो एक ये सेफ्टी डिवाइस हो गया, फ्यूज नाम होता है इसका। जब भी सेफ्टी डिवाइस में कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। पावर के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सारे। P इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, VI आई स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और यहाँ पर हीट का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट।
ठीक है, ये बल्ब जो आप लगाते हो 4 वॉट, 8 वॉट, 9 वॉट, 11 वॉट, ये सब आपकी क्या है, उनकी पावर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। क्या बैच का नाम, हमारे बैच का नाम है प्रारंभ बैच। इस पर आपको विद प्रॉपर नोट्स आप सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि देखो जनरली जो चीजें हमने पढ़ी उसमें से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, बेसिकली इन्हीं 3 चीजों के बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स प्रोवाइड करता रहूंगा, जिस पर कि आप चैनल पर जाकर उन शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वेरिएबल बेस्ड भी रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड भी रहेंगे, तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें एवं अपना काम अच्छे से करते रहें। एग्जाम नजदीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।